प्रिय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 9 के लिए साइंस का वीडियो फिर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हमने मोशन, गति के समीकरण, न्यूटन की गति के नियम के बारे में अध्ययन किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो होमवर्क अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। आइए वीडियो की ओर चलते हैं हम न्यू चैप्टर के साथ। आज का हमारा चैप्टर है 5 नंबर अध्याय, जीवन की मौलिक इकाइयाँ। जीवन की मौलिक इकाइयाँ। देखिए, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बताया था आपको पहले मैंने, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर लें, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने। इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में, जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में हमको दिखता है संरचना, छोटे छोटे कई प्रकार छत्ते में संरचना पाई जाती है, उसी प्रकार कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से बनाया हुआ है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। तो आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों से को कोशिका यानी शेल कहा था। इसका लैटिन शब्द जिसका अर्थ है छोटा कमरा, इसका अर्थ छोटा कमरा, शेल यानी कोशिका। कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग होता है। कोशिका मिलकर के क्या बनता है? उत्तक बनता है? और उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, और अंग से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। तो सेल जो कोशिका है, सेल तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल छोटा रूप है, जिसे हम कहते हैं कमरा, छोटा कमरा। जैसे एक मकान में कमरे होते हैं, एक कमरा, फिर आपने 2 कमरे बना दिए, फिर 3 कमरे बन के 4 कमरे बना के, वो बहुत सारे कमरे बना करके एक पूरा ही एक बड़ा हमारा मकान बन गया है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक कमरे की तरह है, बड़ा मकान की तरह है। उसमें छोटे छोटे कमरे हमारे जो अंग हैं, अंग के अंदर छोटे छोटे भाग और उत्तक हैं, उत्तक से बिल्कुल छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, वो हमारी सेल कोशिका है शरीर के अंदर। और इसी प्रकार जैसे मकान है, मकान में जैसे कमरे होते हैं, कमरे के अंदर फिर ईंट होती है, ईंट में सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह हम लगाते हैं, तो छोटे छोटे कणों से मिल करके वो आपका मकान बन गया है। इसी प्रकार हम इस सेल कोशिका को समझा है, छोटा कमरा है। तो देखिए, सजीव किसके बने होते हैं? सबसे पहले ये हमारा सूक्ष्मदर्शी है। देखो विद्यार्थी, ध्यान दें आप, इसके अंदर ये नीचे आधार बना हुआ, यह दर्पण लगा हुआ यहाँ पर। इसके अंदर संग्राही घूर्णन पेज जो घूमने वाला है, इसको घुमा सकते हैं हम कहीं भी। यहाँ मंच है, इसके अंदर मंच का मतलब इसकी प्लेट लगी हुई है जहाँ पर जो वस्तु रखते हैं। क्लिप यहाँ लगी हुई है। सूक्ष्मदर्शी स्लाइड इसके बीच में यहाँ बनी हुई है, स्लाइड है आपकी ये 4 आयताकार आकृति की। इसके ऊपर यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, यहाँ इस जगह है। ये इसकी भुजा है जो इसको पकड़ रखा है यहाँ पर। सूक्ष्म समायोजन, छोटा मोटा इसको आगे पीछे करना, हिलाना डुलाना, समायोजन करना इसका। ये प्रारंभिक समायोजन। देह नलिका है जहाँ से, और नेत्र लेंस है यहाँ पर नेत्र लेंस है, यहाँ से हम देखते हैं। इसके अंदर वस्तु देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र है आपका ये। इसमें कोशिका को देखा गया है। देखो, जैसे प्याज की झिल्ली को देखा गया है, प्याज की झिल्लियाँ ऐसी होती है, और जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, बड़ा करके इसमें दिखाया गया है। इसके अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, कोशिकाएँ पाई जाती है छोटी छोटी। तो ये प्याज की झिल्ली का चित्र है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब यहाँ पे कुछ सजीव आपको इम्पोर्टेंटली फैक्ट्री है, कुछ सजीव एक कोशिकीय होते हैं। तो जैसे देखो बता रहा है यहाँ पे, अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, आदि हो सकते हैं संपूर्ण जीव। जैसे इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं समाहित होती है। बहुकोशिकीय जीव देखो यहाँ से ये रहा, अनेक प्रकार की कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों में संपन्न हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके उदाहरण है फंजाई है, पादप है, जंतु है। यहाँ से एग्जाम्पल है इसके, जंतु। क्या हम कुछ और कोशिका के विषय में जान सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से अधिक विकसित हुआ है, एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। एक कोशिका से विकसित हुआ है बहुकोशिकीय जीव। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही अनेक कोशिकाएं बना लेती है। जैसे कोशिका है हमारी, वही विभाजित होकर छोटी छोटी और कोशिकाएं में बढ़ जाती है, अनेक कोशिकाएं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कक्षाओं से उत्पन्न होती है। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती जो पहले वाली कोशिका उनसे ही उत्पन्न होती है। देखिए विद्यार्थी, कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने। यहाँ बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा यहाँ देख लें आप, प्रश्न बनता है यहाँ पे नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। कॉर्क में देखा था, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। उसके बाद में ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। नोट कर लें आप, जीवित कोशिका जो है ना का खोज आपने ये ल्यूवेनहॉक ने किया था।
सबसे पहले उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल को स्वतंत्र रूप से देखा था और उसके अंदर जीवित कोशिका का पता लगाया था। ठीक है विद्यार्थियों, ये है आपकी जीवित कोशिका। अब देखिए, ये आपको कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देखिए आप, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिका ये पतली और लंबी इस प्रकार होती है। रुधिर कोशिकाएं गोल गोल आकृति की होती है। तंत्रीय कोशिका है ये, देखो यहाँ पर ये न्यूरॉन्स बोलते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद अस्थि कोशिकाएं हैं। शुक्राणु हमारे पास इस प्रकार होते हैं यूँ ऐसे आकृति में। अंडाणु, वसा कोशिका, मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं की आकृति का आकार उसके विभिन्न कार्यों के अनुरूप होते हैं, या उन कोशिकाओं की जो आकृति होती है, उनके जो आकार होते हैं वो विशिष्ट उनके कार्यों के अनुरूप ही उनको जाना जाता है। एक कोशिकीय जीव मैंने बताया था आपको अभी अमीबा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए वास्तव में प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप ढूंढेंगे मिलेगा आपको। तो वास्तव में प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, कोशिका के जो अंग हैं वो विशिष्ट घटक कहलाते हैं कोशिका के। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जिससे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, बाहर निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ और नए पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिकीय जीव जो है, कोशिकाओं के कारण एक कोशिकीय जीव जीवित रहता है और अपने सभी कार्य करता है। अब प्रश्न आ रहा देखो आपके सामने, कोशिकीय खोज किसने की थी भी बताया था मैंने आपको, रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे की थी? कॉर्क की सहायता से उन्होंने देखा था स्लाइड बना करके एक सूक्ष्मदर्शी में। कोशिका को जीवन को संरचना व एकीकृत इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका सेल सबसे छोटा भाग है शरीर का, उससे मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। इसलिए ये संरचनात्मक है ना, हमारे शरीर का जो संरचनात्मक आधार जो बेस प्रदान करती है हमारे शरीर को, वो सेल है, सेल यानी कोशिका। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, तो आपको क्वेश्चन भी करते रहना है इसके साथ में थोड़ा है। कोशिका सब किससे बनी होती है देखो यहाँ पे आता है। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? कोशिका के अंदर प्लाज्म, झिल्ली, केंद्रक और कोशिकांग 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर देखो प्लाज्म है, केंद्रक है, झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है। प्लाज्म, झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, देखो यह कोशिका की सबसे भारी परत है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। कोशिका की सबसे भारी परत कौन सी है? प्लाज्म झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये कोशिकांग के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्म झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। प्लाज्म झिल्ली कुछ पदार्थ को अंदर आने देती है, कुछ को और बाहर जाने देती है। यह अन्य कार्यों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, कुछ को बाहर जाने देती है, यानी बाहर जाना और अंदर जाना विद परमिशन ऑफ कोशिका झिल्ली। कोशिका के पदार्थों की गति कैसी होती है? देखो कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, अथवा ऑक्सीजन, जिस कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जाते हैं, विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जाते हैं। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने विसरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार कुछ प्रक्रिया में कोशिका से होने वाली, कोशिका में कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थ है जिनका निष्कासन आवश्यक होता है, जरूरी है हमारे शरीर से इसको बाहर निकालना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, जिनका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्रित हो जाती है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में उपस्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम हो जाती है। तो बाह्य वातावरण की जो CO2 की सांद्रता है वो आपकी कोशिका में उपस्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम हो जाती है। जैसे कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर पाया जाता है, कोशिका के अंदर और बाहर की CO2 की सांद्रता में अंतर पाया जाता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अब समझिए उच्च कहाँ हुआ? बाहर, और निम्न कहाँ हुआ? अंदर। तो उच्च से निम्न की ओर कोशिका विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका की विसरण इस पर चली जाती है। इस प्रकार विसरण के द्वारा यह कोशिका के अंदर CO2 का आदान प्रदान और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है। जल में विसरण के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है जल के अणुओं की गति। जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उसे प्रासरण कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, प्रासरण किसे कहते हैं आपका? इसको अंडरलाइन आप करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
उसके बाद इस प्रकार प्रासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, उच्च जल सांद्रता से निम्न जल की ओर आते हैं। यहाँ आपको पहले बताया था मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आएगी, ठीक है, और बाहर निकल जाएगी विसरण के द्वारा। इस प्रकार ये है आपका, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए यहाँ पे है 3 घटनाओं से एक घटना हो सकती है इसके अंदर। जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों को अगर शक्कर और नमक के विलयन में रखें तो 3 घटनाएं हो सकती है। यदि कोशिका में तनु विलयन वाले माध्यम अथवा जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा को कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा है, उसमें रखा जाता है। सॉरी, नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा में रखा जाए तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं, अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। उसके बाद देखो, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगी, कोशिका के अंदर जल चला जाता है, कोशिका फूल जाती है। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका से अधिक जल की सांद्रता की ठीक बराबरी हो जाए दोनों, तो कोशिका झिल्ली में जल की कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समप्रासरी विलयन कहते हैं। नोट कर लेना है, समप्रासरी विलयन, यानी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए सांद्रता, तब समप्रासरी विलयन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों।